हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगे। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है अकाउंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक है क्लास 12th की। उसके अंदर का ये पहला टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। पहले बेसिक समझ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक्स क्या है। देखो, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किस चीज का? एक पर्टिकुलर कंपनीज की अकाउंटिंग का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन मेजर पार्ट होते हैं। अब मैं पार्ट क्यों बोल रहा हूं, वैसे वो एक्टिविटीज कहलाती है, ठीक है। जैसे पहला पार्ट होता है, पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तीनों के रूल्स अलग है, तीनों के इंपॉर्टेंस अलग है, तीनों की यूसेज अलग है। तीनों एक्टिविटियां कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रखती है, मगर तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से। एक ऑपरेशन से रिलेट करती है, एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती है, एक बिजनेस के फाइनेंसेस को रिकॉर्ड करती है। ऑपरेशंस मतलब जो रेगुलर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड। इन्वेस्टिंग मतलब जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, वेदर इट इज परचेज और इट इज सेल। फाइनेंसेस, इनफ्लो ऑफ मनी और आउटफ्लो ऑफ मनी। सो दीज थ्री आर सेपरेट इन some cases, but they are interrelated in some cases. ओके, चलो शुरू करते हैं आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स पे। मैं हर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको क्लियर करूंगा, उस टर्म के हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। पहला है फॉर्मेट की शुरुआत करते हैं। देखो, मैं यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मतलब कैसा कि प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं मैं, अगर मैं अंदर का मटेरियल आपको समझाते चलूं। देखो, सबसे पहले जो मेजर हेडिंग होती है वो लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझना बच्चों, क्या लिखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा समझो, इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस होता है ना, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। उसको किस नाम से दे दिया है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। समझते हैं। जो सबसे पहली स्टेप होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उस 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 50% मार्क्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के होते हैं। बचे हुए 50% मतलब 3 मार्क्स इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेट करते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। पहला लिखेंगे यहां पे ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले आपको यही जानना है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। मान लो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलेटेड विद दिस स्टाइलस है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये स्टाइलस हो गया, तो ऑपरेशंस में जो जो चीजें होंगी वो स्टाइलस से रिलेटेड होगी। क्लियर है? अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने के बाद जो स्टार्टिंग होती है वहां लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। स्टार्टिंग यहीं से होगी। अगर आपने बैलेंस शीट सीख लिए तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से निकलेगा, हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं स्लाइड्स ऐड करते करते जाऊंगा, कुछ भी रब नहीं करूंगा, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो समझने के लिए। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर हम ये निकालना चाहते हैं। ये निकलेगा कैसे? देखो, बैलेंस शीट के अंदर मेन हेड, सब हेड तो आपने देख लिया। मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उस रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो ऐसा दिया होगा रिजर्व एंड सरप्लस। 2 साल के फिगर होंगे, याद रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग 2 ईयर। ओके, मैं 2 साल ले लेता हूं, 2017 2018। प्रॉफिट फॉर द ईयर को स्पेसिफिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस में मान लो देके रखा था, प्रॉफिट 1,25,000 और 1,75,000। समझो 1,25,000 1,75,000 हमारे 2 साल के प्रॉफिट्स हैं। हमें दिख रहा है नेट इंक्रीज कितने का हुआ, वो हुआ 50,000 का। ये हमने इन जनरल कर लिया, मगर अगर हमें एक्चुअल में चेक करना है नेट चेंज कैसा है, तो वो हो जाएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,75,000, प्रीवियस ईयर का कितना है 1,25,000। तो दोनों का चेंज कितना हो गया 50,000। ये जो 50,000 है ये हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, और यहां अमाउंट आ जाएगा 50,000 का। क्लियर है पहला पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखते हैं और इसके अंदर केसेस हैं जिसको अपने को देखना है। ये तो पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, जब प्रॉफिट डिफरेंट हो, जैसे प्रॉफिट है 1,50,000 और करंट ईयर में हो गया लॉस कितने का 50,000, तब क्या होगा। हमें पता है फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो हम कर देंगे 50,000 माइनस, क्योंकि लॉस है, माइनस 1,50,000। तो दिख रहा है कितना हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस हो रहा है 2 लाख रुपए का। कितने का हो रहा है 2 लाख रुपए का, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब इट लीड्स टू नेगेटिव बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीस। क्लियर। तो जब हम प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखेंगे तो यहां पे नेगेटिव 2 लाख रुपीस लिखेंगे। क्लियर है। देखो ये केसेस है, आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्रोच करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें वहां प्रॉब्लमैटिक लगेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़, ये तो क्लियर होगा। अगला एड जनरल रिजर्व। अब देखो ये जनरल रिजर्व कहां से आप फाइंड आउट करते हो, देख लेते हैं। देखो सेम, ये मिटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही आपको मिलेंगे जो आपकी रिजर्व की वैल्यू है, तो वहां पे आपको सबसे पहले मिलेगा जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व को याद रखना, आपने 11th क्लास में प्रोविजन और रिजर्व्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, प्रोविजंस और रिजर्व। तो वहां पे आपने देखा होगा रिजर्व का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एन एप्रोप्रिएट वैल्यू इज सेट असाइड विद फ्यूचर ऑब्जेक्टिव और फ्यूचर गोल। आपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव या फ्यूचर गोल के हिसाब से अपने प्रॉफिट को क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है। तो वहीं आपको क्या दिखेगा, जनरल रिजर्व दिखेगा। ये कब यूटिलाइज होता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है, एट दैट टाइम ओनली दिस रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड। व्हिच वन, जनरल रिजर्व। ओके, तो याद रखना इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहेगी। अगर यहां 1 लाख है, 1 लाख रुपीस, तो हो जाएगा 1,25,000। दिख रहा है वैल्यू कितने से बढ़ी, 25,000। तो सेम यहां पे भी वही अप्लाई करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 1,25,000 माइनस 1 लाख, नेट चेंज कितना हो गया 25,000। ठीक है। अब सर अगर लॉस होगा तो क्या, देखो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे वैल्यू लिख देंगे 25,000।
ठीक है। अगर सर यहां पे लॉस होता तो क्या, तो भाई जनरल रिजर्व इन केस ऑफ जब प्रॉफिटेबिलिटी में लॉस होता है ना, तो सेम वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होती है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 1 लाख। अगर आपके मेजर प्रॉफिट में लॉस है तो जनरल रिजर्व की सेम वैल्यू अगले साल ट्रांसफर होगी, कोई नई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि आप जब तक प्रॉफिट नहीं कमाओगे आपकी जनरल रिजर्व की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो प्रॉफिट होना जरूरी है ताकि जनरल रिजर्व की वैल्यू इंक्रीज हो। क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट का होना जरूरी है, ताकि क्या हो, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है, अगला देखते हैं, ये हो गया। अगला एड amortization of intangible asset। देखो सबसे पहले यहां मायने क्या रखते हैं, इंटेंजिबल एसेट होता क्या है सर, ये तो बता दो। देखो इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। Goodwill, copyright, trademark, patent, these all are intangible assets. Okay. Now, how to calculate intangible assets value? हाँ सर, हम intangible assets की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है वो कैसे देखेंगे, देखते हैं। हम फिर से बात करते हैं मेजर हेड सब हेड की। तो देखो एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट में लिखा होता है इंटेंजिबल एसेट। कहा दिया होगा, मेजर हेड क्या हो गया, एसेट, मेन हेड क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट, सब हेड क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर कुछ भी दिया हो, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये सब क्या हो गए, ये इंटेंजिबल एसेट हो गए। देखो बच्चों, इंटेंजिबल एसेट के केस में अमोर्टाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखो वैल्यू फिर से 2017 2018, क्योंकि 2 ईयर का कंपैरिजन होता है। क्या हो गया 1 लाख, या हो गया 75,000। दिख रहा है क्लियरली कितने से इंटेंजिबल एसेट, चाहे कुछ भी हो, गुडविल हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, उसकी वैल्यू कितने से कम हुई, वो हुई 25,000 से कम हुई। तो सेम वैल्यू आप यहां अमोर्टाइजेशन के नाम पे 25,000 कोट करोगे। क्लियर है, सेम वैल्यू कहां कोट होगी, अमोर्टाइजेशन के नाम से कहां कोट होगी, इस पर्टिकुलर अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट में लिखेंगे। क्लियर है। तो सर अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू बढ़ी तो क्या, देखो जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू बढ़ती है, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट की वैल्यू बढ़ती है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। मगर अभी हमारा मोटिव क्या है, अमोर्टाइजेशन सीखना। अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे इसके बाद एड proposed dividend। देखो भाई, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रपोज डिविडेंड की। सबसे पहले समझो डिविडेंड होता क्या। देखो मैं एक शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मैं भी बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में शेयर्स इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिनमें करंटली मुझको लॉस दिख रहा है। पर हर कंपनी जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा डिविडेंड के नाम पे अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, किस नाम पे, डिविडेंड के नाम पे। हर साल कंपनीज की होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। उस एजीएम के अंदर जो भी कोर डायरेक्टर्स होते हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो 1 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो अपन उस एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखते हैं इस एडजस्टमेंट का नाम है प्रपोज डिविडेंड।
देखो ऐसा लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड 2 साल दिए होंगे 17 18 17 और 18 2 इयर्स दे के रखे कि 2017 2018 प्रपोज डिविडेंड दे के रखा है 1,75,000। समझना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी बात होती है किसकी प्रपोज डिविडेंड की। तो जो ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है ना, जो ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है ना, इसको क्लियर कट कोट किया जाता है प्रपोज डिविडेंड, बोला जाता है प्रीवियस ईयर वैल्यू टू बी कंसीडर एज proposed dividend in operating activity and operating activity in and same value to be considered in financing activity as dividend पेड। क्या बोला बच्चों? सिंपल है, जो वैल्यू प्रपोज डिविडेंड के नाम पे ऑपरेटिंग में ऐड होगी सेम वैल्यू डिविडेंड पेड के नाम पे फाइनेंसिंग से माइनस होगी। सर ऑपरेटिंग में क्यों ऐड हो रही है, फाइनेंसिंग से क्यों माइनस हो रही है? देखो भाई, डिविडेंड एक फाइनेंस रिलेटेड आइटम है जिसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब ऑपरेशन से लेना देना नहीं मतलब उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया था। क्या कर दिया था? उस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया था। अब वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको वहां से उसको रिड्यूस करना है, और डिविडेंड एक फाइनेंस रिलेटेड चीज है जिसको आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करना है। क्लियर है? तो देखते हैं, देखो अगला कि ये क्लियर होगा तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए प्रपोज डिविडेंड के नाम पे क्या हो जाएगा, माइनस ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? देखो आगे, ये तो हो गया प्रपोज डिविडेंड, क्लियर होगा। फिर से देख लो, प्रपोज डिविडेंड में करेंट प्रीवियस ईयर की वैल्यू ही प्रपोज्ड ऑपरेटिंग में ऐड होती है और सेम वैल्यू फाइनेंसिंग से माइनस होती है। अगला जो एडजस्टमेंट है वो हमारा रिलेट करता है किससे? देखो, जो अगला हमारा एडजस्टमेंट है वो रिलेट करेगा एड प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, ये इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, कैसे होगा? तो अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो सिंपल चीज है, अगर लिखा है कि कहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद रखना, मेजर हेड, मेन हेड, सब हेड। क्लियर है? इक्विटी एंड लायबिलिटी मेजर हेड, करंट लायबिलिटी सब हेड, उसके अंदर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सॉरी, इस प्रोविजन के अंदर क्या लिखा रहता है? इस प्रोविजन के अंदर होता है प्रोविजन फॉर
टैक्स। याद रखना क्या बोल रहा हूं, मेजर हेड, मेन हेड, सब हेड। अब समझो 2 साल देके रखे हैं 17-18, 1,20,000, 1,50,000। क्वेश्चन के अंदर जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सिर्फ इतना लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी कहां, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, तो याद रखना करंट ईयर की वैल्यू को कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर की वैल्यू को कहते हैं टैक्स पेड। क्या बोल रहा हूं मैं, करंट ईयर की वैल्यू को क्या कहेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर की वैल्यू को क्या कहेंगे, टैक्स पेड। ठीक है, ये कब होता है, जब आपको सिंपल है कोई एडजस्टमेंट में कुछ टैक्स पेड के रिगार्डिंग या टैक्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, उस केस में करंट ईयर की वैल्यू को प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर की वैल्यू को टैक्स पेड कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है, टैक्स पेड। तो फिर कहां लिखेंगे, यहां प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे 1,50,000 आ जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहां लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहां लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, यहां आप लिखोगे लेस टैक्स पेड। मतलब जो टैक्स पेड है, कितने का टैक्स पेड है, वो टैक्स पेड है 1,20,000 का। ये कहां आएगा, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद। क्लियर है, मैं क्या बोल रहा हूं समझो, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया, सिंपल शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स मेंशन्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की करंट ईयर की वैल्यू को आप ऑपरेटिंग में ऐड करते हो, टैक्स पेड की वैल्यू ऑपरेटिंग में प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज में से माइनस करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर मान लो सर एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दिया होता तो क्या, मान लो ऐसा लिखा होता, ये हटा दो अभी, कि सर टैक्स पेड 1,70,000, मान लो टैक्स पेड की वैल्यू कितनी देके रखी है, 70,000। उस केस में ना हमें अकाउंट बनाना है। चलो अब अकाउंट सीखते हैं। देखो अकाउंट कैसा होगा, हेडिंग होगी प्रोविजन फॉर टैक्स पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, इधर हो जाएगा डेबिट, इधर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, याद रखना तुमने अभी देखा कि मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहां से लिया, क्रेडिट साइड से लिया, लाइबिलिटी से लिया। तो सारी लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी। ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। फिर लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में टैक्स पेड, जो एडजस्टमेंट में दिया था, किसमें दिया था, एडजस्टमेंट में। तो सर बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड। समझना,
सर ये तो अकाउंट हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग और टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड। तो आप कौन सी चीज कहां जाएगी, याद रखना ये प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड कहलाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले ऐड। और ये जो टैक्स पेड था ये कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज में से माइनस होगा। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वो क्वेश्चन के हिसाब से करूं, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो देखो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 1,50,000 और टैक्स पेड है हमारा 70,000। तो भाई 150 प्लस 70 कितना हो गया, ये हो गया 2,20,000। 220 में से 120 गया तो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड कितना आ गया, 1 लाख रुपीस। कितना आ गया, 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम पे, कहां पे, यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम पे ऐड होगा और सेम वैल्यू 70,000 की टैक्स पेड यहां पे माइनस होगी प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज से। क्लियर है, आगे देखते हैं, देखते हैं अब यहीं आते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऐड डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। जब डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें, मतलब नॉन करंट एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट की बात करें, वहां पे डेप्रीसिएशन होता है। साथ ही साथ कुछ चीजें और लिख देता हूं, एक बार में सम अप करेंगे इसको। एड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बोलो यार ये 3-4 चीजें हैं जो मैं एक साथ सम अप करनी, वाइंड अप करनी, ठीक है। तो देख लेते हैं, इनके अकाउंट भी बनेंगे, इनकी डिटेल भी होगी। देखो सिंपल है, क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो हो गया। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। देखो आ जाएगा एसेट में मेजर हेडिंग नॉन करंट एसेट लेस डेप्रीसिएशन। फिर से 2 ईयर 17, 18, ये था 10 लाख, ये है 15 लाख, ठीक है। डेप्रीसिएशन देके रखा है 2.5 लाख और देके रखा है 3 लाख। देखो जब हम 1 लाख माइनस 2,50,000 करते हैं तो आता है 7,50,000। 15 लाख माइनस 3 लाख करेंगे तो आ जाएगा 12 लाख। अब ये तो ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, मगर अब डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे होने वाला है, हमें डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, हमें तो ये देखना है। देखो भाई पहले डेप्रीसिएशन कितना था, 2,50,000, अब डेप्रीसिएशन कितना हो गया है 3 लाख। तो कितने से बढ़ गया डेप्रीसिएशन, 50,000 से। कितने से बढ़ गया, 50,000 से। तो ये जो 50,000 की वैल्यू है डेप्रीसिएशन की, वो यहां आप लिखोगे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ये कब लिखेंगे, जब आपको कोई लॉस, प्रॉफिट और सेल या परचेज के बारे में कोई डिटेल प्रोवाइडेड नहीं होगी। सिंपल ऐसा लिखा होगा कि यहां देके रखा है फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रीसिएशन, बस इतना ही दिया, बाकी कोई एडजस्टमेंट में कुछ भी चीजें प्रोवाइडेड नहीं है। उस केस में आपको फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को इग्नोर करना है। आपको डेप्रीसिएशन का जो डिफरेंस है ना, वो कहां डालोगे आप, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट में।
क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर हो तो बोल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लो कोई एडजस्टमेंट में दिया हो, लिखाओ अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज 40,000 4 लाख 40,000 was sold at a loss of 6,000 on which depreciation was 10,000। क्या बोला है? बोला है एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 40,000 है, जिसपे डिप्रिसिएशन 10,000 है, वो कितने के लॉस पे बेचा है? 6,000 के लॉस पे बेचा है। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, बिना इसके आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। तो चलो वो दो अकाउंट समझते हैं कैसे होगा। बोले कि सर समझाते समझाते क्वेश्चन समझा रहे हैं बेसिक फॉर्मेट की जगह, मगर फॉर्मेट समझना है तो ये क्वेश्चंस तो आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देख लेते हैं अपन फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, चल ये देखो, देख यहां लिख देंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपी पर्टिकुलर रुपी, ये दे दिया पर्टिकुलर रुपी। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। याद रखना हर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो लिख देंगे यहां टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, फिर यहां आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब डेप्रिसिएशन के बाद सेल होता है तो यहां लिख देंगे बाय कैश स्लैश बैंक ब्रैकेट में सेल। अब देखो या तो आपको बेचने से प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। सर लॉस क्यों लिख रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलता है ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो लिखेंगे टू पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। अब देखो इस पूरे का टोटल करेंगे, एक वैल्यू यहां आएगी, इनकी वैल्यू है, जब उस टोटल में से बैलेंस बीडी या प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू कैश ब्रैकेट में परचेज। क्या हो जाएगा ये? बैलेंसिंग फील्ड। सर ये तो हो गया मशीनरी अकाउंट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या देख लेते हैं, वो भी पहले हम अकाउंट बनाएंगे है ना, फिर हम सारी चीजें करेंगे। ठीक, लिख देंगे यहां डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपी पर्टिकुलर रुपी। क्या कर रहे हैं हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद रखना डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैसा होता है?
क्रेडिट बैलेंस होता है। जिस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्रेडिट बैलेंस था, वैसे ही इसका भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो हमने एंट्री क्या करी थी, हमने करी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे, इससे करेंगे तो एक बैलेंस आएगा, उस बैलेंस से बैलेंस बीडी माइनस करेंगे तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। तो सर अब कौन सी चीज कहां जाएगी, देखो सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड किस में जाएगा, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। तो याद रखना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते ही इस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड को निकालने के लिए ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किसमें जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर सर ऊपर वालों का क्या देखते हैं, अब ऊपर वालों में कौन सी चीज कहां जाने वाली है। देखो अब हमने डेप्रिसिएशन तो ऊपर ले लिया, मतलब अब इसकी वैल्यू कहीं नहीं जाती। ये तो बस हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे करा था ताकि हमारा बैलेंसिंग फिगर सही है। सर फिर कैश और बैंक या सेल वैल्यू वैल्यू ये जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किसमें जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर फिर लॉस कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा और प्लस हो जाएगा। सर फिर एट द सेम टाइम अगर यहाँ प्रॉफिट दिया हो तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। सर फिर ये परचेज का क्या होगा, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन एडजस्टमेंट के बिना कैश फ्लो कभी भी कंप्लीट नहीं होना। परचेज और सेल एक डायरेक्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिंग का डायरेक्ट आ गया था पेपर में कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर क्या करोगे, आना जरूरी है ये फॉर्मेट। क्लियर है, आगे देखते हैं और यहां पे अब आ जाएगा एड इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन स्लैश डिवेंचर। देखो ये सारी वही चीजें जो ऊपर वाली अब मैंने करवाई, लॉस प्रॉफिट और डिवेंचर। देखते हैं अब ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा है, हटा देते हैं इनको, ऊपर करो। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डिवेंचर के इंटरेस्ट का, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। कितने नंबर के, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। देखते हैं ऐसे दिया होगा 10% डिवेंचर। सर ये डिवेंचर कहां दिया होगा, ये दिया होगा नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। किसमें, नॉन करंट लाइबिलिटी के किसमें दिया होगा, प्रोविजंस में दिया होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी के। फिर से 2 साल 17 18, 17 और 18 यहां दे के रखा, 1 लाख हो गया 1,20,000। देखो सबसे पहले समझो, जब भी ऐसा डिवेंचर में वैल्यूज दी रहती है तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इन जनरल प्रीवियस ईयर पे लगता है। किस पे लगता है, प्रीवियस ईयर पे। मतलब क्या, हमें सिंपल 1 लाख का कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है, जो कि कितना हो गया 10,000 रुपए। मगर सर अगर डिफरेंट डेट दी हो, ये देखो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 20,000 से। तो सर अगर साल के बीच में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उस वैल्यू पे भी इंटरेस्ट देना रहेगा। तब आप लिखोगे क्या, इंक्रीज्ड वैल्यू
इंटू परसेंट अपॉन 100 मतलब ये 10। अब कितने महीने बोला आपके साल के बीच में मतलब इंटू 6/12। सर अगर और 5 महीने में इंट्रोड्यूस कर दिया होता तो आप करते 7/12, 4 महीने में कर दिया होता तो 8/12, या फिर सर दिसंबर मंथ में क्या होता तो कितने महीने बच गए 3/12, तो 3/12 इंटरेस्ट लेते। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग से माइनस होगा। किससे होगा, ऑपरेटिंग से ऐड और फाइनेंसिंग से माइनस। क्लियर है, देख लेते हैं। अब चलो सर ये तो हो गया, यहां तक का तो हो गया। अब ये प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज क्या चीज है, देखो ये जो टोटल है जब हमने ये पूरे का प्लस माइनस किया तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इसको ऐड और लेस करने के बाद उसका जो टोटल होगा ना वो होगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे क्या, इसके बाद आता है, देखो बहुत इजी है, सिंपल लाइन है, मैं सिंपल लाइन लिखूंगा आपको उससे ही समझ में आ जाएगा। उससे पहले समझा दूं, याद रखना करंट एसेट का इनवर्स रिलेशन होता है। क्या बोला, करंट एसेट का इनवर्स रिलेशन। अगर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना तो उसको आपको माइनस करना है। करंट लायबिलिटी में क्या होता है सर, फिर डायरेक्ट रिलेशन, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस कर दो, कम होगी तो माइनस कर दो। तो सिंपल है, 4 ही चीज लिखूंगा मैं। पहला ऐड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। मतलब करंट एसेट की वैल्यू अगर 1 लाख से 50,000 हो गई तो आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है, वो भी डिफरेंस से 50,000। ठीक है, फिर कर देंगे लेस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। अगर करंट एसेट की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हो रही है तो आपको 1 लाख से उसको माइनस करना है। ठीक है, अगला फिर से करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे, कम होगी तो कम कर देंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कर देंगे ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या आ गया, तो जो टोटल आएगा ना उसको बोलेंगे किस में से, इस वैल्यू में से आप इन चारों को ऐड लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर है, अब उस प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज में आप क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे टैक्स पेड जो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। तो अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है यहां तो वो कहलाएगा कैश यूज्ड। अगर यहां पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो कहलाएगा कैश फ्लो, मगर किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं आपको यहां तक। चलो देखते हैं अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कंपैरेटिवली थोड़ी इजी होती है। ठीक है, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिंपल है। देखो यार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आपने कुछ परचेज करा है तो माइनस करेंगे, सेल करा है तो प्लस करेंगे। सिंपल, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो पैसा जा रहा है माइनस करो, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो पैसा आ रहा है प्लस करो। तो कर देंगे, सिंपल लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचा, जैसे वो अकाउंट में हमने देखा ना,
ये वाले, ये देखो इस पर्टिकुलर अकाउंट में हमने ये सेल वैल्यू देखी थी, ये क्या होगी, ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगी, और ये जो परचेज वाली वैल्यू है क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि क्लियर कट मैंने मेंशन करा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने खरीदी है तो लिख देंगे लेस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर फिर हमने देखा था गुडविल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपने बोला था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, हाँ, कम होती है तो अमोर्टाइज कहलाता है, बढ़ती है तो क्या कहलाएगा, परचेज। तो लिख देंगे लेस परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मतलब गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट की वैल्यू जब बढ़ी तो उसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना डाल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से उस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, फिर अगला, अगर आपके पास एक कोई प्लॉट है जिसको आपने खरीदा था इन्वेस्टमेंट पर्पज से और उससे आपको अगर रेंट मिल रहा है तो वो हो जाएगा एड रेंट रिसीव्ड ऑन अ प्लॉट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई प्लॉट था आपके पास, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा था, उससे अगर आपको रेंट मिल रहा है ना तो वो चीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो लिख देंगे कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव आएगी तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी बाहर। सर ये तो था इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का क्या, देखते हैं, थोड़ा सब्र रखना सीखो बच्चों। साथ ही साथ अच्छा अपील करना तो भूल ही गया यार, क्या ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाना। यूट्यूब अपन पहली बार शुरू कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन से, बोलेंगे 3 साल से तो आपका चैनल है, बट डेडिकेशन तो अब आ रहा है ना कि आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना, अच्छी चीजें। तो जाते जाते ना हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। क्यों, क्योंकि सिर्फ 0.5% ही लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 95 तो 99.5 तो कर ही नहीं रहे। तो कर दो यार भाई, रिक्वेस्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से फंड से रिलेटेड। तो सर ये किन चीजों से रिलेट करेगा, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो चीजों से रिलेट करेगा। ठीक है, सबसे पहला एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो अगर आपने इक्विटी शेयर इशू करा, प्रेफरेंस शेयर इशू करा, तो जो पैसा आपको मिल रहा है ना वो आपके फाइनेंसेस को बढ़ा रहा है, इसीलिए आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। फिर लिखेंगे लेस फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपके इक्विटी शेयर की वैल्यू फॉरफिट हो रही है, मतलब आपको पैसा वापस करना पड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू माइनस होती है, इसलिए आपको लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। अगला एड इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर एड बैंक लोन रेज्ड। देखो
आपने डिबेंचर इशू करे, पैसा मिला, ऐड कर दो। बैंक लोन और बढ़ा दिया और एक्स्ट्रा ले लिया तो ऐड कर दो। ठीक है। अगर आप डिबेंचर को रिडीम या कैंसिल आउट कर रहे हो तो पैसा वापस करना पड़ेगा, लिखेंगे लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है। बैंक लोन रीपेड कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। मतलब क्या, पहले तो आप डिबेंचर को रिडीम करो और फिर बैंक लोन को रीपे करो तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो मैंने तुम्हें बोला था प्रपोज डिविडेंड के टाइम पे, अगर प्रपोज डिविडेंड दिया है तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या होगी, प्लस। कहां होगी, ऑपरेटिंग में। सेम वैल्यू मैंने बोली थी फाइनेंसिंग से माइनस होती है तो लिख देंगे लेस डिविडेंड पेड। फिर मैंने एक और चीज बोली थी, अगर आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया है जो ऑपरेटिंग में ऐड हुआ तो वो सेम वैल्यू फाइनेंसिंग से क्या होगी, माइनस, तो लिख देंगे लेस इंटरेस्ट पेड। देखो इंटरेस्ट के बाद जो आंसर आएगा और किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, लिखेंगे अगर पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो स्लैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। कहां तक क्या आएगा टोटल, अगर पॉजिटिव आएगा तो फ्लो, नेगेटिव आएगा तो यूज फ्रॉम क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे देखते हैं अब फाइनल की तरफ, एकदम एंड की तरफ चल रहे हैं अपन, जिसको बोलते हैं नेट, जिसको बोलते हैं नेट कैश इंक्रीज, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। ए मतलब ऑपरेटिंग, बी मतलब इन्वेस्टिंग, सी मतलब फाइनेंसिंग। तीनों के टोटल का जो सम आएगा, ऐड आएगा, उसमें आप कर देंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट and add opening current investment। तो देखो जब ये आएगा एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एड ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, तो जो टोटल आएगा आंसर का, जो टोटल आएगा आंसर का, ठीक है, वो किसको मैच करेगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का टोटल एक साथ हो जाएगा। तो यहां आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया, किसी भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन समझा दूंगा। साथ में अगर आप चाहते हो कि आप मेरी 1-to-1 क्लास लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क करिए, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से हम 1-to-1 क्लासेस करते हैं। साथ ही साथ अगर आप होम गुरु, इजी है ब्रो, ये 2 प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, चाहे तो आप उनको अप्रोच करके मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हम मोटिवेटेड रहें, हम और ऐसे वीडियो बनाएं। तो मैं नवीन संधाने इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं, गुड नाइट।